हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में फिजिक्स के 25 प्रश्न लेके आए हैं। ये भाग 2 है प्रकाश के परावर्तन के। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। चलिए अब इस सेशन में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नियमित परावर्तन और दूसरा होते हैं अनियमित परावर्तन। देखिए नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जो होते हैं वो समतल सतह पर होते हैं और अनियमित परावर्तन जो होते हैं वो रुखरा सतह पर होते हैं। कौन सतह पर होते हैं? रुखरा सतह पर। ये रुखरा सतह पर हो रहे ये अनियमित परावर्तन है और नियमित परावर्तन हमेशा किस सतह पर होते हैं? समतल सतह पर होते हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। तो दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, जबकि लेंस में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? केंद्र से। तो दोस्तों हम चौथी प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथी प्रश्न क्या कह रहा है। चौथी प्रश्न आपके बीच है। चौथा प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए चित्र द्वारा समझते हैं कि एक समतल दर्पण जो है वो समतल दर्पण जो है 40 डिग्री के कोण बनाती है, जो दर्पण के साथ बनाती है। जैसे देखिए आपतित किरण ये दर्पण के साथ कितना डिग्री के कोण बनाती है? 40 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताइए ये परावर्तन कोण आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो देखिए ये कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में अगर हम 40 डिग्री घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो देखिए 50 डिग्री हो जाएगा आपतन कोण का मान। तो परावर्तन कोण का मान भी कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री। इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न क्या कर रही है देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, धूप में कागज जलाने में किया जाता है, सर्च लाइट में, सर्च लाइट मतलब क्या? हेडलाइट में, मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये सब में किया जाता है। अगर अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है? तो मोटर कार के साइड मिरर में नहीं किया जाता, क्योंकि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए हम छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, अपसारी दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए अपसारी दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण का दूसरा नाम है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कह रहा है स्ट्रीट लाइट में, मोटर कार के साइड मिरर में, सोलर कुकर में। देखिए मोटर कार के साइड मिरर में यहाँ अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। लेकिन कह रहा अपसारी, अपसारी मतलब क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अब देखिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं। देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम ये होते हैं कि जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो फोकस से गुजर जाती है। कहाँ से गुजर जाती है? फोकस से। और जब अवतल दर्पण पर जब दूसरा अगर प्रकाश की किरण जब प्रधान अक्ष के समांतर नहीं फोकस से पड़ती है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम इसका होता है, तीसरा नियम क्या होता है, जब अवतल दर्पण पर अगर वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरण पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो आप समझ गए ना, समझ गए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। चलिए अब 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7 प्रश्न हो गया, सॉरी 8 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 प्रश्न क्या कर रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो देखिए 36 सेंटीमीटर है, इसे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा?
2 से भाग देंगे तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर देखिए ऑप्शन में है, 18 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये नहीं कि आप 18 मीटर में मार देंगे, सेंटीमीटर देखिए वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो फोकस दूरी भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो 18 सेंटीमीटर कहीं ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए वक्रता त्रिज्या जो होती है आर बराबर, तो आर बराबर क्या होते हैं 2f। अब देखिए 2 गुने फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए 20 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, तो हाँ ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर में देखिए मीटर में है लेकिन 20 सेंटीमीटर उत्तर, तो इस सी नंबर हो जाएगा 9 का। चलिए हम 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, कर उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी होती है। देखिए उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी रहती है, तो देखिए उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। जब वस्तु हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनती है दर्पण की दूसरी ओर बनती है, मुख फोकस एफ पर बनती है। तो दर्पण के पीछे कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। चलिए हम 11 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 प्रश्न, अवतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो देखिए अवतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं और धुर पर भी रखते हैं, तो दोनों उत्तर सही है, तो इसका मतलब उत्तर सी हो जाएगा। जो दोनों हो जाएगा, धुर पर भी रखते हैं तो बराबर प्रतिबिंब बनता है वस्तु को, और वक्रता केंद्र पर भी रखते हैं तो बराबर प्रतिबिंब बनता है। चलिए आप 12 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 12 नंबर, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु मुख फोकस एफ पर रहती है। देखिए अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु मुख फोकस एफ पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु मुख फोकस एफ पर होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होती है अनंत पर बनती है। कहाँ बनती है, अनंत पर बनती है। तो यहाँ अनंत पर बनती है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, अनंत क्या है, सी है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब देखिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न के, वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होते हैं क्या कहलाती है। जो पूर्णतः गोल नहीं होते हैं, तो पूर्णतः, जैसे देखिए ये पूर्णतः गोल है, नहीं है गोल, तो जो पूर्णतः गोल नहीं होते हैं उसे कहते हैं परवलयिक दर्पण। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा मेरा, कह रहा इनमें से किस लेटर का बी परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए जो बी परिवर्तन होता है वो प्रधान अक्ष के ऊपर होता है। तो बताइए प्रधान अक्ष के ऊपर अगर पी है तो इसका बी परिवर्तन जो होगा उल्टा हो जाएगा। तो उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से पी बन जाएगा। तो देखिए पी बी में बदल गया। तो देखिए यहाँ कोई असर नहीं पड़ता। तो देखिए इस पर असर पड़ता है, एस पर भी असर पर, सी एक ऐसा लेटर है जिसका बी परिवर्तन पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे देखिए यहाँ सी है तो इसको उल्टेंगे तो यही सी होगा ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है सूर्य, तारे और दीपक क्या हैं। सूर्य, तारे और दीपक क्या हैं। तो देखिए सूर्य, तारे और दीपक ये आत्म दीप्त पदार्थ हैं, क्योंकि ये प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश क्या होते हैं, स्वयं उत्सर्जित करते हैं प्रकाश, इसलिए सूर्य, तारे और दीपक क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ हैं। तो चलिए यहाँ से आगे हम 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या करा मेरा, 16 नंबर, प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत दूरी। आप देखिए प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत दूरी, आप देखिए मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, प्रकाशिक केंद्र इसको ध्रुव कह दिए। प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत दूरी, जैसे अगर देखिए कोई वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब नीचे बनता है, तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा वो क्या, प्रधान अक्ष के नीचे। ऊपर जो होती है वस्तु की ऊंचाई धनात्मक, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर जो होती है ऋणात्मक। देखिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, देखिए आप चाहे तो ऐसे इसका उत्तर तो आप पहले मनन कर लिए हैं, हम जानते हैं, आप उत्तर दे दिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी होती है, तो आप जानते हैं अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनती है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनती है।
तो चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है वो ऋणात्मक होती है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा होगा जब, आप देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है वस्तु दूरी फोकस दूरी से अधिक है, वस्तु दूरी फोकस दूरी से कम है। तो वस्तु दूरी जो होगा वो फोकस दूरी से क्या हो जाएगा। तो आप देखिए अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तब जब वस्तु को हम रखते हैं, कहाँ रखते हैं वस्तु को, आप देखिए ये अवतल दर्पण है, जब वस्तु को हम रखते हैं फोकस पर और यहाँ वस्तु है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, दूसरी ओर बनती है। तो दूसरी ओर जब बनती है, हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब दूसरी जगह बनती है। यानी वस्तु दूरी से फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, छोटा होनी चाहिए। यानी वस्तु दूरी बड़ा होगा और फोकस दूरी छोटा होगा, तब बनेगा काल्पनिक सीधा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा मेरा, कह रहा दर्पण सूत्र। 19 नंबर दर्पण सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। अब देखिए ए नंबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सही है। 1/v इसी तरफ है, 1/u देखिए उस तरफ चल गया। ए नंबर भी सही है, बी नंबर भी सही है, सी नंबर भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। जो डी में क्या है, तीनों आ गए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 20 नंबर देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितने समय लगता है। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। कितना, 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड हम कह सकते हैं। हाँ, 1 मिनट 8 सेकेंड जो ये दूरी है, ये चंद्रमा की प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगता है समय। यानी चंद्रमा का प्रकाश अगर पृथ्वी पर आएंगे तो कितना समय लगेंगे, चंद्रमा के प्रकाश को 1 मिनट 28 सेकेंड, जबकि सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकेंड लगेंगे। चलिए इससे 2 प्रश्न बन गए। 21 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर, मान लेते हैं देखिए ये कोई व्यक्ति कहाँ, कोई व्यक्ति कह रहा है समतल दर्पण की ओर। आप देखिए कोई व्यक्ति जो है समतल दर्पण की ओर जो वेग से आ रही है वो आ रही 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा, जो पीछे जो बनेगा काल्पनिक सीधा जो बनेगा वो दुगुना बनता है, यानी 80 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से बनेंगे। तो देखिए 80 मीटर प्रति सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर बी है। डी नंबर है 80, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा, ये नहीं होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 80 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए 22 नंबर की ओर आते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, 22 नंबर, दो समांतर समतल दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए दो अगर समांतर समतल दर्पण अगर होंगे तो उसके बीच जो प्रतिबिंब बनेंगे वो प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। कितना बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, जिसका गिनती नहीं हो सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों हम 23 नंबर की ओर प्रश्न की ओर आते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण में यदि कोई व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है, पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, क्या करा, पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई। तो देखिए दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होगी मनुष्य की ऊंचाई से क्या होंगे, आधी होंगे। मनुष्य की ऊंचाई से अगर आधी ऊंचाई दर्पण के कम से कम होंगे तो प्रतिबिंब में दर्शक अपना पूरा चेहरा देख सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 24 नंबर प्रश्न मेरा है, दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दोस्तों इसके लिए सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, देखिए 360/थीटा। आप देखिए थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 360 डिग्री लिख दिए। थीटा का मान मेरा दिया हुआ है 60 डिग्री दिया। देखिए काटेंगे कितने मर्तबे कटेगा, 6। अगर 6 देखिए सम संख्या है तो ठीक है, अगर ये विषम संख्या होती तो 1 घटाना पड़ता, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, क्योंकि 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न दोस्त क्या कर रहा है, कह रहा प्रकाश तरंग है। तो देखिए प्रकाश तरंग जो होती है वह अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब देखिए तरंग क्या होता है, तो देखिए तरंग एक प्रकार के क्या है, तरंग एक प्रकार का लहर है। तरंग एक प्रकार के क्या है, लहर है। माध्यम के कण अपने बिंदु पर ही गति करते हैं, लेकिन तरंग क्या होते हैं, आगे की ओर गति करके क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज 25 प्रश्न देखें दोस्तों।
अगला वीडियो देखिए रात डाला जाएगा। देखिए पीडीएफ लेने के लिए हमारे संपर्क संख्या 6200231920 पर संपर्क कर सकते हैं। और देखिए पहले भी बोल चुके हैं, हर एक वीडियो में बोल रहे हैं हम, अभी कोरोना का कहर है, आप घर से बिल्कुल ना निकले, पढ़ने के बहाने भी नहीं निकले, खुद घर से पढ़े, घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे। अब देखिए अगर आप देखिए मैथ का भी आज वीडियो डाला जाएगा, वो पोलिनोमियल पार्ट 5 होगा, जिस पर आधारित कुछ प्रश्न पीछे दिया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के पीडीएफ आप देखते रहिए। आज के क्लास के लिए धन्यवाद। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है सीएमसी बेगूसराय, इस पर जाकर अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जल्दी मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो आप तुरंत देख ले और सीखे, पढ़े। चलिए धन्यवाद। समय देने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।